नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है धोखेबाज माँ, जो कि एक दिल को छू देने वाली कहानी है। सुनीता आज बहुत खुश थी और सुबह से ही अपने बेटे विकास के आने की तैयारियों में लगी हुई थी। उसका बेटा विकास दिल्ली से एमडी करके डॉक्टर बनकर घर लौट रहा था और अब तो उसे दिल्ली के ही बड़े अस्पताल में नौकरी भी मिल गई थी। और इस खबर को सुनकर सुनीता और उसके पति कैलाश जी की खुशी की कोई ठिकाना न रहा। आज विकास बड़े महीनों के बाद घर लौट रहा था तो सुनीता ने अपने आस पड़ोस और कुछ रिश्तेदारों को भी उसके आने की खुशी में बुला लिया था। और इन्हीं तैयारियों में वह पिछले 2-3 दिनों से जुटी हुई थी। विकास ने आकर जैसे ही माता पिता के चरण स्पर्श किए, सुनीता ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूमा और उसे ढेरों आशीष दे डाले। सुनीता ने आज सारी उसकी पसंद की चीजें बनाई हुई थी। पहले भी जब भी वह हॉस्टल से घर आता था तो सुनीता उसकी पसंद की ही चीजें बनाया करती थी और जितने दिन भी वह रहता था उसके आसपास ही घूमती रहती थी और उसे प्यार और मनुहार से अपने हाथों से खाना खिलाती। विकास अक्सर उसे कह देता, माँ अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ। लेकिन सुनीता क्या करती, वह तो माँ थी, अपने मन को कैसे समझाती। खैर, शाम को सुनीता के घर उसके पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। विकास यह सब देखकर हैरान था कि सुनीता बोली, अरे इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है और इतने बड़े अस्पताल में नौकरी मिली है तो पार्टी तो बनती है ना। माँ की बात सुन विकास मुस्कुरा उठा और सभी लोग आकर विकास को बधाइयाँ देने लगे और कहने लगे, तेरे जैसा बेटा तो हर घर में होना चाहिए। 1-2 रिश्तेदारों ने तो अपने बच्चों को विकास से सीख लेने की सलाह दी। सुमित्रा भाग भाग कर सारा इंतजाम देख रही थी और उसके पति कैलाश जी भी उसका साथ दे रहे थे। विकास अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इसलिए सुनीता और कैलाश जी की खुशी तो देखते ही बनती थी। अकेली औलाद अगर जीवन में सफलता हासिल कर जाए तो माँ बाप को इससे अधिक और क्या चाहिए। इस बात को वहाँ उपस्थित सारे लोग जानते थे। कुछ देर बाद एक पड़ोसी ने विशाल से पूछा, और बताओ बरकुरदार, दिल्ली में तो तुमने बड़ी मेहनत की होगी। अपनी मेहनत का राज कुछ हमें भी बताओ ताकि हम अपने बच्चों को भी कुछ सीख दे सकें। और हम तो हमेशा तुम्हारी ही उदाहरण अपने बच्चों को देते हैं। हम जानते हैं कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए तुमने कैसे दिन रात मेहनत की थी और आज इस छोटे शहर का एक लड़का दिल्ली में एक बड़ा डॉक्टर बन जाए तो हम सबके लिए यह गर्व की बात है। हाँ बेटा, यह बात तो है। मेहनत तो तुमने बहुत की और तुम्हें उस मेहनत का आज फल भी मिल गया। एक रिश्तेदार ने आगे कहा, हाँ यह बात तो सच है कि मैंने मेहनत बहुत की और उसका परिणाम भी मुझे अच्छा मिला, लेकिन इस मेहनत के पीछे किसी और का भी हाथ है। विकास बोला, किसका हाथ है बेटा, जरा हमें भी तो पता चले। एक और रिश्तेदार ने पूछा। आज मैं जो कुछ भी हूँ यह मेरी इस धोखेबाज माँ के कारण ही है। विकास ने सुनीता की तरफ देखते हुए कहा। सबकी आंखें एकदम से फटी रह गईं और सुनीता के कान जैसे सुन्न हो गए। धोखेबाज माँ? ये उसका बेटा उसे किस उपाधि से नवाज रहा था? क्या मैंने इसे धोखा दिया और किस बात का धोखा? एकदम से सुनीता के मन में कितने सारे विचार उमड़ने शुरू हो गए और वह फटी हुई आंखों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी, जिसने भरी महफिल में यह बात कह दी थी। यह क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हारी माँ क्या धोखेबाज है? कैलाश जी ने पूछा। हाँ धोखेबाज है मेरी माँ, और सारी उम्र इन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम बेटा? कैलाश जी थोड़ा गुस्से में बोले। मैं सारी कहानी सुनाता हूँ पिताजी। कहानी? कैसी कहानी? कैलाश जी ने फिर से पूछा और सुनीता तो एक कुर्सी पर बैठ गई कि पता नहीं उसका बेटा उसके बारे में क्या सोचता है और अब क्या कहने जा रहा है। पिताजी, आप तो जानते ही हैं
कि आप पर दादा दादी और चाचा और बुआ की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी और आपकी नौकरी से एक सीमित आमदनी ही होती थी, जिससे पूरे परिवार का पेट तो भर जाता और ज़रूरतें भी पूरी हो जाती, लेकिन बचत के लिए कुछ न बचता। मैं पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा और यह बात माँ जानती थी, क्योंकि मेरी हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वही तो जाती थी और मैं हर क्लास में अव्वल आता था। आप लोग यही समझते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि मुझे इस मेहनत करने के लिए प्रेरणा कौन दे रहा था। मेरी माँ हर बार मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, ये जानते हुए भी कि आपकी सीमित आमदनी है, फिर भी वह मुझे हमेशा कुछ बड़ा सोचने को कहती और जिंदगी में बड़ा बनने के लिए प्रेरित करती। घर में जो भी फल आते वह माँ अपने हिस्से के भी मुझे खिला देती थी, यह कहते हुए कि फल उन्हें अच्छे नहीं लगते। शायद यह पहला धोखा था पिताजी जो माँ हम सबको दे रही थी, लेकिन हम में से कोई ये बात नहीं समझ पाया। लेकिन आज मैं यह बात समझ चुका हूँ। माँ जानती थी कि मुझे आगे बढ़ने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वह आपकी सीमित आमदनी में मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक के बाद एक खर्चे आते जा रहे थे। चाचा और बुआ की शादी हो गई और उनकी शादी भी आपकी आमदनी से ही हुई। दादा दादी जी बीमारी, सब खर्चों का बोझ आपके ऊपर ही था। चाचा जी को जैसे ही मौका मिला वह तो विदेश चले गए, लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर दिया। जब मैंने पूछा तो माँ ने कहा कि अब तो दादा दादी भी नहीं रहे, तो मेरे पास काम कम होता है और मेरा समय नहीं कटता, इसीलिए मैं यह सिलाई का काम शुरू कर रही हूँ। यह अगला धोखा था पिताजी, जो माँ शायद आपको और मुझे भी दिया था, क्योंकि वह सिलाई के पैसे जो भी आते माँ बचाती रहती। और एक दिन जब मैं 11वीं में आया तो माँ ने इस शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में जब दाखिला कराने की बात कही, तो मैंने भी पूछा कि माँ पैसे कहाँ से आएंगे, तो माँ बोली वह सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। माँ अपनी सिलाई के पैसों से मेरी कोचिंग के पैसे भरती रही। उस समय ना तो मेरी कुछ समझ में आया, और जब आपने भी मुझे एक बार पूछा तो वह बोली कि मैंने थोड़े पैसे आपकी आमदनी से बचा रखे थे, और यह जो मेरा शौक है सिलाई का, इससे भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो सब निकल जाता है। उनका उत्तर सुन आप भी आश्वस्त हो जाते थे, और मेरे देखते देखते माँ ने अपनी सिलाई का काम बढ़ा लिया था और मेरे लिए जो भी किताब जरूरत होती वह मंगवा कर दे देती थी, और मुझसे कुरेद कुरेद कर पूछती रहती थी कि मुझे कौन सी और किताब की जरूरत है। आप जानते हैं पिताजी, जो भी पैसे आप घर खर्च करने के लिए माँ को देते थे, उसमें से वह अपने खर्चों की कटौती कर मेरे लिए जमा करती जाती। शादी के बाद जितनी बार भी बुआ आई, माँ ने उन्हें तो हमेशा नई साड़ी देकर विदा किया, लेकिन कितने ही साल अपने लिए कोई नई साड़ी नहीं खरीदी, ये कहते हुए कि मेरे पास तो कपड़ों का ढेर रखा हुआ है, अभी वही नहीं पहन पाई तो नई लेकर क्या करूँगी। और आप यही समझते रहे कि मेरी बीवी को सादा जीवन ही पसंद है, लेकिन आज मैं यह बात समझ सकता हूँ कि माँ ने कैसे हम सबको धोखा देकर वह पैसे मेरे लिए बचाए होंगे। जब मैं रात भर बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो माँ अपनी सिलाई का काम लेकर बैठ जाती थी और यही कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही ना विकास, इसलिए मैं भी तेरे साथ बैठ गई हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा और तू भी अकेला नहीं महसूस करेगा। आप बताओ पिताजी, यह क्या धोखा नहीं था? सुनीता बेटे की बात सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं का अविरल धारा बहती जा रही थी, और एक एक करके उसके आगे सारे घटनाक्रम याद आते जा रहे थे, जिन्हें तो वह कब का शायद भूल चुकी थी। लेकिन उसका बेटा वह सारी यादें अपने मन में दबाए बैठा था। विकास आगे बोला, प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, और इस काम में मुझसे ज्यादा माँ ने मेरे जागने से पहले
वह उठी होती और मेरे सोने के बाद ही सोती, जैसे वह परीक्षा मेरी ना होकर उसकी हो। और मैंने भी अपनी माँ की आंखों में भरा सपना पूरा कर दिखाया और मेडिकल परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। फिर दिल्ली जाकर जब पढ़ने की बारी आई तो वहाँ का खर्चा कैसे होगा, इस बात की चिंता पिताजी आपको तो लगी थी, पर माँ निश्चिंत थी। शायद इस दिन के लिए ही हमें वह धोखा देती आई थी। और जब उन्होंने आपके सामने वह सारे पैसे रख दिए तो आपके पूछने पर हंसकर बोली, यह मेरी बचत के पैसे हैं। आप जानते हैं पिताजी, उनमें से आधे पैसे तो माँ की सिलाई और बचत के ही थे, पर आधे माँ ने अपने गहने बेचकर इकट्ठा किए थे शायद। और यह माँ का अगला धोखा था। और आपके पूछने पर माँ कह देती कि मुझे गहने पहनने तो जरा भी नहीं अच्छे लगते, इसलिए अंदर ही संभाल कर रखे हैं। मैं अपनी स्थिति जानता था, इसलिए दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ मैंने 2-3 जगह ट्यूशन भी पढ़ानी शुरू कर दी और कोशिश करता रहा कि आप लोगों से कम पैसे मंगवा सकूं। आखिर थोड़ी बहुत समझ तो मुझ में भी आ चुकी थी। और जब MBBS करके मैं घर आया तो माँ की खुशी देखते ही बनती थी। उस समय मैं सारी स्थिति जान चुका था। मुझे समझ आ गया था कि क्यों अभी तक माँ का सिलाई का शौक खत्म नहीं हुआ था। लेकिन शायद माँ ने मेरे लिए आगे भी सपना देखा हुआ था और मुझे MD करने के लिए प्रेरित करती रही। और मैंने माँ का यह सपना पूरा कर दिखाया। माँ, तुम सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब कैसे पता चला। तुम्हें याद है जब पिछली बार मैं घर आया था तो अपने इंटर्नशिप के पैसों से मुझे लगा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी सोने की अंगूठी खरीद कर दे दूं। वहां सुनार के पास जाकर मुझे पता चला कि तुमने तो कब के अपने सारे गहने बेच दिए हैं। और उस वक्त मुझे सारी धुंधली तस्वीर साफ होती नजर आनी शुरू हो गई और मैं जान पाया कि एक सरकारी दफ्तर के एक मामूली से कर्मचारी के बेटे का कॉलेज का खर्चा कैसे निकलता रहा। बस उसी दिन से मुझे तुम्हारे धोखों का पता चलता रहा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप सबके सामने। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से। एक ऐसी धोखेबाज माँ जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के भविष्य के लिए न्यौछावर कर दी। तभी विकास अंदर गया और अपनी अटैची से ढेर सारी नई साड़ियाँ लाकर माँ की गोद में रख दी। यह लो माँ, मैं तुम्हारा कर्ज तो कभी नहीं उतार सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें हमेशा मुझ पर गर्व रहे और कभी भी मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना ना पड़े। और आज से तुम्हारा यह सिलाई के शौक बंद। अब तुम आराम करोगी और सिर्फ आराम। सुनीता की जोर से रुलाई फूट गई और उसने विकास को आगे बढ़ उसे अपनी बाहों में भींच लिया। वहां बैठे सभी लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे और सभी सोच रहे थे कि सच में एक ऐसी माँ कर्ज तो विकास कभी भी नहीं उतार सकता। और एक सफल बच्चे के सफल होने के पीछे माता पिता का कितना बड़ा त्याग होता है। तभी अपने आंसू पोंछते हुए कैलाश जी बोले, यह रोने का नहीं जश्न का मौका है। और सभी मिलकर हंसी खुशी से जश्न मनाने लगे और सबने आगे बढ़कर विकास को आशीर्वाद दिया और सुनीता और कैलाश जी को बधाई दी। थोड़ी देर बाद वहां उस घर में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे और विकास अपनी माँ के साथ सब लोगों को खिलाने पिलाने में मदद कर रहा था। सुनीता बीच बीच में अपने आंसू पोंछ लेती, लेकिन विकास को देखते ही मुस्कुरा उठती। तभी विकास उसके पास आया और बोला, बस कर माँ, अब और कितना धोखा देगी। अब अपने आंसू पोंछ। अब तेरे मुस्कुराने और खुशियां मनाने के दिन आ गए हैं। और उसने एक बार फिर से माँ को गले लगा लिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।